Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. पहले आर्टिकल में हम बायोटेक्नोलॉजी के पैराडॉक्स के बारे में बात करेंगे। सेकेंड आर्टिकल में हम एक्सट्रीम हीट के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया साउथ कोरिया रिलेशन थर्ड आर्टिकल रहेगा एंड टॉक्सिक वर्क प्लेस आपका फोर्थ आर्टिकल होगा। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा जीन एडिटिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक डीएनए है, डीएनए आपका जीन से बना होता है। इस जीन को अगर आप जैसे क्रिस्पर कैस9 जैसी टेक्नोलॉजी को यूज करके एडिट करते हैं। अब एडिटिंग का मतलब क्या है, यहां पर आप इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं या मॉडिफाई कर रहे हैं जीन्स को या रिप्लेस कर रहे हैं, तो इन सभी को आप जीन एडिटिंग के अंदर काउंट कर सकते हो। अब जीनोम एडिटिंग में आप जीनोम के किसी स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर ये एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। अब कहा यह जा रहा है इस आर्टिकल में कि भाई देखो, आप अगर मेडिकल फील्ड में जीन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो तो वहां पर तो इसे एक्सेप्ट किया जा रहा है। जैसे सोमैटिक सेल थेरेपी है। सोमैटिक सेल क्या होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल है, एक सोमैटिक एक जर्म सेल। जर्म लाइन जिन्हें कहा जाता है, जो कि जर्म लाइन होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं, जैसे एग स्पर्म एम्ब्रियो ये सब आगे। फिर सोमैटिक सेल आपके जैसे बॉडी का कोई भी टिश्यू का सेल हो गया वो आ जाएगा। तो सोमैटिक सेल थेरेपी के थ्रू हम सिकल सेल अनीमिया को ट्रीट करते हैं, इसे लोग वेलकम करते हैं। हम माइक्रोबियल इंजीनियरिंग के थ्रू जो एंटीबायोटिक्स और कई सारी मेडिसिन बनाते हैं उसे भी लोग एक्सेप्ट करते हैं, जैसे रिकम्बेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। बट उसके विपरीत जब हम कोई जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लोकल रेजिस्टेंस देखने को मिलती है। कहते हैं इंडिया के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इसको डील करती है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर ऑपरेट करती है। अब इंडिया के अंदर अगर हम बात करें क्या मेजर इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं, तो कहते हैं एक एसिमेट्री है, जहां पर जीन थेरेपी अगर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के लिए आप यूज कर रहे हो तो वेलकम किया जाता है, एंड एक एप्रीहेंशन देखने को मिलता है जेनेटिक क्रॉप्स के लिए, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए। अब कहते हैं कि भाई इसमें कहा जाता है कि रिस्क है एडवर्स इम्पैक्ट का, और कहीं ना कहीं आप फ्रिक्वेंटली अपनी जो नॉर्म्स है उसको बदलते रहते हो। अब जब नॉर्म बदलते हैं तो ये रेगुलेटरी क्विकसैंड जो है, इसकी वजह से इनोवेशन के ऊपर आपका नेगेटिव असर पड़ता है। अब मोर ओवर यहाँ पे एक डर ये भी लगा रहता है कि भाई अभी जो कॉर्पोरेट्स है या आपके जो बड़ी जायंट कंपनीज है, भाई ये मोनोपोली अपनी एस्टैब्लिश कर लेंगे सीड्स के ऊपर, जिससे क्रॉप डाइवर्सिटी आपकी कम हो जाएगी। एनवायरमेंटल कंसर्न भी है कि भाई अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एनवायरमेंट में रिलीज करी तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी नेगेटिव असर ये डाल सकते हैं। तो कहते हैं कि भाई मेडिकल ब्रेक थ्रू में इसने बहुत सारा बेनिफिट दिया है हमें, चाहे आप इंसुलिन की बात करो, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स की बात करो, इवन कोविड की वैक्सीन की बात करो, तो इन सब में कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का मेजर रोल रहा है। एग्रीकल्चर में रेजिलियंस की बात की जाए तो जीएम क्रॉप्स कहीं ना कहीं पेस्ट रेजिस्टेंट, हर्बिसाइड टॉलरेंट और आपकी ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप्स को बिल्ड करने में हेल्प करती है। एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात की जाए तो बायोलॉजिक्स, जो कि आप ये कह सकते हो प्रोटीन और एंटीबॉडी से बनते हैं, तो इनको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, तो जो भी आप ये कह सकते हो काफी फायदेमंद रहते हैं। तो इकोनॉमी के हिसाब से भी ये काफी प्रॉफिटेबल है। तो हमें रेगुलेटरी बैलेंस एक क्रिएट करना होगा, जहां पर सेफ्टी जरूरी है बट बहुत ज्यादा ओवर रेगुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, इनोवेशन इससे खत्म हो जाता है। अब यहां पर इंटीग्रेशन करने की अप्रोच है कि भाई हम थ्योरी और जो अप्रोच है हमारी उसमें कोई इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, एंड मोर ओवर पब्लिक के अंदर जो डर है उसको खत्म करने के लिए पब्लिक के साथ इंगेजमेंट भी बहुत जरूरी रहेगी। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया एंड ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन। आइए अब बात करते हैं हीट वेव की। तो यूएन की एक एजेंसी है पाओ एंड एक वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने दोनों ने मिलकर अभी ये कहा कि भाई एग्रीकल्चर सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज आगे बढ़ता जा रहा है। तो कहते हैं अब इसमें ये क्लाइमेट स्ट्रेस इन एग्रीकल्चर क्या है, तो कहते हैं जो प्लांट्स है, लाइफ स्टॉक है, एक्वेटिक सिस्टम है, इन सब के ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है। इसमें एबायोटिक स्ट्रेस है जैसे टेम्परेचर, ड्रॉट, सैलिनिटी और फ्लड का, एंड बायोटिक स्ट्रेस है जैसे पेस्ट, फंगस, बैक्टीरिया का। तो कहते हैं कि भाई वैसे फाओ इसे हैंडल करती है बट इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसे देखती है, या मिनिस्ट्री ऑफ आपकी इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
तो कहा जाता है कि भी देखो, सबसे पहले फाओ की बात कीजिए तो इसका हेडक्वार्टर रोम में 1945 में स्टैब्लिश किया था। हंगर एंड न्यूट्रिशन को, मतलब हंगर को डिफीट करना और न्यूट्रिशन को और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करना, ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। अगर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो 1950 में बनी थी। पहले इसका नाम इंटरनेशनल मरीन टाइम मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन था। हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। और ये आप ये कह सकते हो कि अथॉरिटेटिव वॉइस है, जैसे आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर और उसके ओशन के साथ आपका क्या इंटरेक्शन है, उसके साथ आपका क्या लाइक आपका व्यवहार होना चाहिए, उसके बारे में डील करता है। तो उसके बाद में नेशनल यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की अगर बात की जाए 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से एक दिन पहले इसे बनाया गया था। तो नैरोबी केनिया में इसका हेडक्वार्टर है। एंड ये मरीन हीट वेव से रिलेटेड और एनवायरनमेंट से रिलेटेड वेरियस आपके जो कन्वेंशन है उनको एक तरह से साइंटिफिकली हैंडल करने में हेल्प करता है। तो कहा जाता है कि भाई अब देखो, आपके जो लाइफ स्टॉक्स है, अब हीट की वजह से क्या हो रहा है कि 15 से 20% इनकी प्रोडक्शन के ऊपर, मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ रहा है। एंड प्लस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मास मोबिलिटी मोर्टेलिटी भी आपको देखने को मिल सकती है, बहुत सारी पॉपुलेशन मर जाएगी। अब क्रॉप की फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की बात की जाए तो ओवरऑल आपकी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर असर पड़ेगा, यील्ड कम हो जाएगी, हीट वेव के कारण डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी एंड इसकी वजह से आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर भी असर पड़ेगा। हमने नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लॉन्च किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया, बट इसके साथ साथ अब हमें जरूरत है अर्ली वार्निंग सिस्टम को और दुरुस्त करने की एंड एक इंटीग्रेटेड हीट एक्शन प्लान लेके आना पड़ेगा, जहां पर हम प्रोटेक्ट करें वाटर मैनेजमेंट को भी और लाइफ स्टॉक की भी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने का काम करें। जेनेटिक रिसर्च के ऊपर हमें फोकस करना होगा ताकि क्लाइमेट रेजिलिएंट जो सीड्स है उसको हम बिल्ड कर सके। तो इसके ऊपर ये आपका मेंस का क्वेश्चन है और ये आपका प्रीलिम्स का। आइए अब बात करते हैं इंडिया और कोरिया के रिलेशन के बारे में। तो आफ्टर 8 लॉन्ग ईयर जो कोरिया के प्रेसिडेंट है वो इंडिया के विजिट पे आए और इससे 15 मेजर आउटकम निकल के आए। अब इसमें टोटल इन्होंने $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात की है बाय 2030। तो कहा जाता है कि भाई देखो, हमारे एंशिएंट हिस्टोरिकल इनके साथ रिलेशन रहे। अब जैसे ये कहा जाता है किंग सूरो जो थे, उनकी जो मैरिज है वो अयोध्या में हुई थी। तो एक प्रिंस सूरी रत्ना थी, उनके साथ इनकी शादी की बात की जाती है। फिर कोरियन वॉर के टाइम पे भी इंडिया ने जो न्यूट्रल रोल अदा किया था और मेडिकल हेल्प प्रोवाइड की थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय रही है। बुद्धिज्म दोनों कंट्रीज को कनेक्ट करता है। मॉडर्न कल्चर की बात करें, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, कल्चरल फेस्टिवल टाई एंड ट्रेडिशनल डांस के थ्रू भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अब कहा जा रहा है कि भाई अभी मोटर व्हीकल्स जैसे या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हम एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड चल रहे हैं, जैसे सैमसंग, एलजी, किया, ह्यूंडई, ऐसी कई कंपनीज है जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं। अब जरूरत यह है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के ऊपर फोकस करें, जो कि आपस में ट्रेड टाइज को और बेटर कर सके। तो यहाँ पे कोरिया प्लस इनिशिएटिव में भी इंडिया पार्टिसिपेट करेगा एंड ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो अभी $27 बिलियन की हमारी ट्रेड है उसे इंक्रीज करके $50 बिलियन तक 2030 तक लेके जाए। अब डिफेंस सेक्टर में हमेशा से हम इनके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन किए। अब बायर सेलर की जगह हम को प्रोडक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जैसे K9 वज्रा है, ये होवित्जर का सेल्फ प्रोपोल्ड वेरिएंट है, तो ये हम साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ऐसे ही शिप बिल्डिंग के अंदर भी कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर पार्टनरशिप इन शिप बिल्डिंग हमने प्रपोज किया है। इंडिया और कोरिया डिजिटल ब्रिज को भी हम फोकस कर रहे हैं, जहां पर AI, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग में साथ मिलकर काम करेंगे। वैसे कोरिया इंपॉर्टेंट है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी एंड मोर ओवर इंडो पैसिफिक जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके साथ भी ये अलाइन करते हैं। बाकी सप्लाई चेन की रेजिलियंस के लिए कोरिया का साथ होना बहुत जरूरी है, खासकर सेमीकंडक्टर के फील्ड में। तो कहा जाता है कि भाई देखो, ट्रेड में एसिमेट्री है। $27 बिलियन की हमारी ट्रेड है। एक ऐसी कंट्री जो दो कंट्री टॉप 15 इकोनॉमी में आते हैं उनके बीच में ये ट्रेड काफी कम है। वैसे हमारे कुछ वर्ल्ड को लेके व्यूज थोड़े डिफरेंट थे। जैसे स्टार्टिंग में एंटी कॉलोनियलिज्म के ऊपर फोकस था इनकी गवर्नमेंट का, री गवर्नमेंट का, एंड नेहरू जी का फोकस था नॉन अलाइनमेंट के ऊपर। तो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज 1973 तक तो एस्टैब्लिश भी नहीं हुए थे। वैसे रेगुलेटरी हर्डल देखा जाता है यहाँ पर एक मेजर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम आती है। ये इंडिया के अंदर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन देखने को मिलते हैं एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बहुत कम प्रोटेक्ट किया जाता है, तो ये एक प्रॉब्लम रही है। के पॉप एंड के ड्रामा आपस में लाइक इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इंडिया के जो कोरिया में रेजिडेंट है वो कम है और कोरिया के इंडिया में कम है। तो पीपल टू पीपल मूवमेंट जो है वो काफी लो देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि भाई देखो,
दोनों ही नेशन जियोपॉलिटिकल स्टॉर्म से बचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी यूएस, इजराइल और ईरान की जो टेंशन चल रही है, तो सप्लाई चेन डिसरप्टेड है, तो एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। कोरिया के पास टेक्नोलॉजी है, तो इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग स्केल है, तो दोनों मिलकर सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी एंड क्रिटिकल मिनरल में काफी अच्छा कर सकते हैं। शिप बिल्डिंग एंड मरीन टाइम लॉजिस्टिक में आपस में इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी को एनहांस करने में एक दूसरे का काम आ सकते हैं हम। तो अभी ये पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में अपग्रेड करने का टाइम आ चुका है। हमें विस्टर प्रोग्राम को कहीं ना कहीं फोकस करना होगा। एआई, फिनटेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्टील सप्लाई चेन, इसमें आप ये कह सकते हो 15 एमओयू साइन हुए। ये काफी अच्छा रहेगा दोनों ही कंट्रीज के लिए। तो टाइम बाउंड मैनर में ये $50 बिलियन की ट्रेड का टारगेट हम अचीव करें तो वो काफी अच्छा रहेगा आगे के समय के लिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए हमें रिफॉर्म लेके आना पड़ेगा, ताकि कोरिया की जायंट कंपनीज को इंडिया के अंदर लाने के लिए उनके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम कर सके। बाकी यूनिवर्सिटीज टू यूनिवर्सिटीज टाइज इंप्रूव कीजिए, जिससे ओवरऑल रिसर्च कल्चर दोनों ही कंट्री में प्रमोट हो। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड ये मेंस का क्वेश्चन हो गया और ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल की। हर साल 8.4 लाख लोग टॉक्सिक वर्ल्ड कल्चर के कारण मर रहे हैं, तो ऐसा कहना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेली के थ्रू आपकी स्टैब्लिश की गई थी। ये एक ट्राई पार्टी आप कह सकते हो एजेंसी है यूएन की, जिसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स सभी मिलके एक साथ आते हैं। एंड इसे 1969 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। तो इसका मेजर फोकस है कि कैसे वर्क प्लेस में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और राइट्स को इंश्योर किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रमोट किया जा सके, सोशल प्रोटेक्शन यानी जो आपके हेल्थ का एक्सेस है, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का एक्सेस है, उसे बूस्ट किया जा सके, सोशल डायलॉग्स को प्रमोट करता है। तो कहते हैं कि भाई इन्होंने कई सारे कन्वेंशंस लेके आए हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग का आपका नंबर 8798 इससे डील करता है। अबोलिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर जो आपका नंबर 29 है एंड 105 है, वो इससे डील करता है। एंड इसके अलावा एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर की बात की जाए तो 138 एंड 182 ये दोनों इससे डील करते हैं। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाए तो 100 एंड 111 इससे डील करते हैं। तो इंडिया ने लगभग सभी कन्वेंशन को साइन कर रखा है इसके। एंड अगर बात की जाए तो अभी हम बात यहां पर ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटपुट रिपोर्ट जो है, आउटलुक रिपोर्ट, ये पब्लिश करते हैं। ग्लोबल वेज रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट भी यही पब्लिश करते हैं। तो अभी कहा जा रहा है कि भाई एक मेजर प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है कि जो एनुअल डेथ है वो 8.4 लाख की, वो काफी बड़ा एक प्रॉब्लम है। खासकर हार्ट की डिजीज या मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ये ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो 1.3% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इससे इंपैक्ट हो रही है। एंड आप अगर डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर की बात करें तो 45 मिलियन ईयर्स के एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलते हैं इस ऑफिस के कारण जो बीमारियां हो रही हैं उसकी वजह से। 35% जो वर्कर्स हैं वो 48 आवर्स से ज्यादा क्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से क्रॉनिक डिजीज इंक्रीज होती है। एंड 23% वर्क प्लेसेस पे वायलेंस की भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो कहा जाता है कि भाई देखो, जॉब का स्ट्रेस एक बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं वर्क के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता। एफर्ट एंड रिवॉर्ड जो कि फेयर पे ना मिलना, रिकॉग्निशन ना मिलना, करियर स्टेबिलिटी ना होना, ले ऑफ का खतरा एंड वर्क आवर ज़्यादा होना, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ता है, सोशल इन्वायरमेंट अच्छा ना होना, बुली करना, हरासमेंट करना, ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। तो कहते हैं कि भाई इससे क्या होता है, इमीडिएट इम्पैक्ट ये होता है कि कई बार अडर्नल ग्लैंड आपके अड्रेनलिन को रश करता है, तो वो वन टाइम इमरजेंसी है सिचुएशन, कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाता है। बट क्रॉनिक इंपैक्ट ये रहता है हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, आर्टरीज का ब्लॉक होना, जिसकी वजह से हार्ट की डिजीज आपको कॉमनली इन लोगों में देखने को मिलती है। मेंटल साइड की बात करें तो बर्नआउट, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि एक सेंटर और स्टेट लेवल पे आपको पॉलिसी क्रिएट करने की जरूरत है। कलेक्टिव बार्गेनिंग को आप प्रमोट कीजिए। मोर ओवर आप इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम को बिल्ड कीजिए, जहां पर मेंटल हेल्थ को भी इसके साथ इंटीग्रेट कीजिए। एंड कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी, सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, प्रोडक्टिविटी किस कॉस्ट पे आ रही है आप इसके ऊपर भी फोकस करो। तो इससे रिलेटेड ये मेंस का क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज के डिस्कशन में इतना ही। धन्यवाद।